वो 1973 का साल था। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में लोगों की जिंदगी जंगलों के सहारे चलती थी। चाहे औजार बनाने की लकड़ी हो, पशुओं का चारा हो या खाना पकाने के लिए ईंधन, सब जंगल से ही आता था। इसी समय एक स्थानीय सहकारी समिति ने एक मांग की जिसने आगे की घटनाओं की नींव रख दी। उन्होंने खेती के औजार बनाने के लिए ऐश के पेड़ वन विभाग से मांगे, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। कुछ ही समय बाद वही पेड़ स्पोर्ट्स सामान बनाने वाली एक निजी कंपनी साइमंड्स कॉरपोरेशन को दे दिए गए। इससे यह साफ हो गया कि जो जंगल गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा थे, उसे अब व्यावसायिक उद्योग के लिए खोल दिया गया है। जो लोग उस पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उन्हें ही बाहर कर दिया गया। इसके बाद के महीनों में पहाड़ के उन गांवों में जो हुआ, उसे आज हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने वो तस्वीरें तैर जाती हैं जिनमें पेड़ों के तने के चारों ओर घेरा बनाकर महिलाएं खड़ी हैं और पेड़ों को कटने से बचा रही हैं। लेकिन उन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी भुलाई जा चुकी है। ये समझने के लिए कि आखिर ये स्थिति कैसे बनी, हिमालय में जंगलों पर नियंत्रण के लंबे इतिहास को देखना जरूरी है। भारत में ब्रिटिश हुकूमत आने से पहले ये जंगल आसपास के रहवासियों के काम आते थे। ना उस दौर में जंगलों का नाश करने वाले उद्योग थे और ना ही जंगलों को काट कर कहीं दूर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कुदरत और इंसान के बीच संतुलन कायम रहता था। बरतानवी हुकूमत आने के साथ ही इस संतुलन के टूटने की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के पास अब एक नया प्रोडक्शन सिस्टम था, फैक्ट्री, जिसको चलाए रखने के लिए अकूत मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत थी। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों में दखलंदाजी शुरू हुई। इस दखलंदाजी के लिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जैसी प्रणाली को बनाया गया। इस प्रणाली के तहत जंगल को ऐसे संसाधन के रूप में देखा गया जिसमें उन जंगलों को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सके, मापा जा सके और खास तौर पर लकड़ी निकालने जैसे व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इस साइंटिफिक कही जाने वाली फॉरेस्ट्री के साथ जंगल और प्रकृति को देखने का एक नया नजरिया भी आया। जहां पहले लोग जंगलों का रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे और उनकी बनावट जरूरतों और स्थानीय प्रथाओं से आकार लेती थी, अब वही जंगल सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधन बन गए और इन तक पहुंचने पर कड़े नियम लागू कर दिए गए। इन्हें लोगों से अलग नियंत्रण और शोषण के लिए उपलब्ध वस्तु माना जाने लगा। औपनिवेशिक दौर से चला आ रहा यह व्यवसायिक केंद्रित प्रबंधन अब भी जारी रहा। जंगल मुख्य रूप से लकड़ी और कमाई के लिए संभाले जाते रहे। वन विभाग ने इन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और ईंधन, चारा और अन्य रोजमर्रा की जरूरतें औद्योगिक और राज्य की प्राथमिकताओं के मुकाबले अब भी कम महत्व की मानी जाती रही। नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण अब पहले की तरह स्वतंत्र रूप से जंगलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। व्यवसायिक दोहन के लिए निर्धारित क्षेत्र वर्जित रहे और बाकी क्षेत्रों पर सख्त नियम लागू कर दिए गए। वन उत्पाद जो कभी गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, अब तेजी से सरकार के नियंत्रण में आ गए। इन बदलावों ने जंगलों के पुराने इस्तेमाल के तरीके को रोक दिया और उन सामाजिक प्रणालियों को कमजोर कर दिया जिनके माध्यम से गांव वाले जंगलों का प्रबंधन करते थे। समय के साथ साथ इससे लोगों और उन पे निर्भर जंगलों के बीच दूरी बढ़ती गई। इस संदर्भ में खासकर गढ़वाल के इलाके में तनाव बढ़ा और अंततः चिपको आंदोलन का उदय हुआ। यह वही दौर था जब यह तनाव और सीधे रूप में सामने आने लगे। गढ़वाल इलाके के मंडल और रेड़ी गांवों में गांव वालों ने उन पेड़ों को काटे जाने का विरोध शुरू कर दिया। लोग अधिकारियों के फैसलों का इंतजार नहीं करते रहे और सीधे उन जगहों पर पहुंचे जहां कटाई होनी थी। मंडल में यह लामबंदी काफी हद तक चंडी प्रसाद भट्ट से जुड़ी थी। वो लंबे वक्त से गांव वालों को यह समझाने में लगे थे कि जंगल उनका हक है और जंगल का फायदा उन्हीं तक पहुंचना चाहिए। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, गांव वाले पेड़ों और कुल्हाड़ियों के बीच खड़े होने लगे। कुछ ने तो पेड़ों को बाहों में भर लिया ताकि उन्हें काटा ना जा सके। इसी से नाम पड़ा चिपको। रेडी में यह विरोध सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया। जब कटाई करने वाले आए तो गौरा देवी की अगुवाई में गांव की महिलाओं ने उन्हें रोक दिया और वो वापस चले गए। इसके बाद दूसरे गांवों में भी ऐसे जवाब दिए जाने लगे। धीरे धीरे इन तमाम घटनाओं को एक साथ देखा जाने लगा और ये एक आंदोलन बन गया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका इतनी साफ दिखी कि इसने चिपको को समझने का एक खास नजरिया दे दिया। कई लोग इसे महिलाओं और प्रकृति के बीच एक गहरे स्वाभाविक रिश्ते की मिसाल मानने लगे। लेकिन यहां रुककर सोचना जरूरी है, क्या ये रिश्ता वाकई में ऐसा है जो महिलाओं में पैदाइशी होता है, या ये उस जिंदगी से बना था जो उन्हें जीनी पड़ती थी। इन गांवों में अक्सर महिलाएं ही थी जो मीलों चलकर लकड़ी लाती थी, जानवरों के लिए चारा जुटाती थी, घर के लिए पानी का इंतजाम करती थी। जब जंगल बंद होने लगे
या काटे जाने लगे तो सबसे पहले उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। इस नजरिए से देखें तो उनका विरोध किसी खास स्त्री स्वभाव की वजह से नहीं था, बल्कि यह उस रोज की तकलीफ का जवाब था जो उन्हें झेलनी पड़ती थी। और यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जंगलों से रिश्ता कोई काल्पनिक या भावात्मक चीज नहीं होती, ये रोज के काम से बनता है। देखभाल से, कम संसाधनों में घर चलाने की मशक्कत से। जब जंगल छिने तो सबसे ज्यादा उन्हीं का काम बढ़ा और इसलिए वो सबसे आगे खड़ी हुई, किसी कुदरती गुण की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास और कोई चारा नहीं था। यह अकेला बदलाव नहीं था। इस आंदोलन को समझने के तरीके में वक्त के साथ और भी बदलाव आते रहे। जैसे जैसे चिपको की चर्चा दूर दूर तक फैली, उसे बयान करने का अंदाज भी बदलने लगा और इसे मुख्य रूप से पेड़ों को बचाने और पर्यावरण की हिफाजत करने के आंदोलन के रूप में पेश किया जाने लगा। लेकिन कहानी सुनाने का यह तरीका असल मुद्दे से ध्यान हटा देता है। जंगल सिर्फ ऐसी चीज बनकर रह गया जिसे बचाना चाहिए, ना कि वो चीज जिस पर लोगों की जिंदगी टिकी थी, जिस तक पहुंचने के लिए वो लड़े थे। जमीन पर जो हुआ उसे सामने रखें तो तस्वीर कई ज्यादा पेचीदा नजर आती है। ये विरोध सिर्फ पेड़ बचाने के लिए नहीं थे, ये रोजी रोटी के लिए था, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए था और इस बात के लिए था कि जंगल पर नियंत्रण किसका हो। मगर वक्त के साथ जब आंदोलन को याद किया जाने लगा तो ये पहलू धुंधले पड़ते गए। यहीं से एक दशकों पुराना आंदोलन हमें कुछ बड़े सवालों की तरफ ले जाता है, इंसान और प्रकृति के रिश्ते के बारे में और उन हदों के बारे में जिनके भीतर यह इस्तेमाल होता आया है। गढ़वाल और भारत के दूसरे इलाकों का इतिहास बताता है कि यह रिश्ता हमेशा से तबाही वाला नहीं रहा। जंगल का इस्तेमाल रोज की जिंदगी से जुड़ा था, जिंदा रहने से जुड़ा था, जिंदा रहने की जरूरत से जुड़ा था और उस निर्भरता से जो लोगों को अपने आसपास की जमीन से अलग नहीं करती थी। इस रिश्ते की एक झलक हमें देववनों में मिलती है। सदियों से पूरे भारत में समुदाय इन जंगल के टुकड़ों की देखभाल करते आए हैं और आज भी करते हैं। ये सिर्फ धार्मिक जगहें नहीं थी, इनमें कटाई पर पाबंदी थी, कुछ पेड़ पौधों को छेड़ा नहीं जाता था और इस्तेमाल के कायदे ऐसे थे कि जंगल के संसाधन बने रहे, खत्म ना हो। जो पहली नजर में महज आस्था या अंधविश्वास लगता है, वो दरअसल जंगल को नियंत्रित करने का, जैव विविधता को बचाने का और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का तरीका था। ये अनछुए जंगल नहीं थे, बल्कि सोच समझकर संभाले गए जंगल थे, जहां इस्तेमाल भी था और संयम भी। और यहीं जब हम औपनिवेशिक दौर की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से इसकी तुलना करते हैं तो एक जरूरी सवाल उठता है, अगर स्थानीय तौर तरीकों से चलाए गए जंगल लोगों की जरूरतें भी पूरी कर सकते थे और पारिस्थितिक संतुलन भी बनाए रख सकते थे, तो फिर औपनिवेशिक फॉरेस्ट्री साइंटिफिक किस मायने में थी? क्या इसलिए कि लकड़ी तेजी से निकाली जा सकती थी, या इसलिए कि जंगल लंबे समय तक टिका रह सकता था? और इस पूरी प्रक्रिया में किसकी समझ को ज्ञान माना गया और किसकी समझ को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया? असल में सवाल इस्तेमाल का नहीं था, सवाल यह था कि यह इस्तेमाल किसके हाथ में होगा और किस मकसद के लिए होगा। जब पहुंच का फैसला व्यावसायिक दोहन और सरकारी नियंत्रण करने लगे तो रिश्ता धीरे धीरे विनाशकारी होता जाता है। स्थानीय समुदाय बाहर होते जाते हैं और जंगल का शोषण बढ़ता जाता है। अब सवाल यह है कि आज चिपको आंदोलन का क्या बचा है? गढ़वाल में और खासकर रेड़ी में कहानी बहुत अलग मोड़ ले चुकी है। जिस गांव को गौरा देवी की हिम्मत के लिए याद किया जाता है, वही गांव आज नई मुसीबतों से जूझ रहा है। बार बार आती प्राकृतिक आपदाओं और बदलते पर्यावरण ने यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी को अनिश्चित बना दिया है। कई लोगों के सामने तो ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि शायद गांव छोड़ना पड़े। आज के नजरिए से देखें तो चिपको कोई बंद अध्याय नहीं लगता, या आज भी बोलता है, आज के समय से बात करता है। जो सवाल तब थे, खासकर लोगों और जंगलों के रिश्ते के सवाल, वो खत्म नहीं हुए, बस उनकी शक्ल बदल गई है। अब वो जलवायु परिवर्तन की शक्ल में है, विकास परियोजनाओं की शक्ल में है और उन खतरों की शक्ल में है जो इस वक्त पूरे हिमालय में मंडरा रहे हैं।